यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला मैं आज जबलपुर के ही नहीं पूरे प्रदेश के ख्याति लब्ध डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत जी आज हमारे साथ हैं और आप लोग समय समय पर डॉक्टर राजपूत जी की सलाह आप तक पहुंचती है। और यह गौरव की बात है कि जबलपुर में वो मेट्रो अस्पताल में उन्होंने कई मरीजों को कोरोना के दौरान जब इलाज की बहुत दिक्कत थी तब डॉक्टर राजपूत एक धूमकेतु की तरह उभरे और उन्होंने कई कोरोना मरीजों को उनको जीवन में नई रोशनी लाई। आज जब कोरोना पहला दौर दूसरा दौर बहुत कठिन परिस्थितियों में अपन जीवन व्यतीत कर रहे थे तब राजपूत जी ही एक ऐसे डॉक्टर थे जिन पर लोग भरोसा कर रहे थे। आज जब तीसरी लहर की चर्चा बहुत ज़्यादा है, शासन भी चिंतित है, प्रशासन भी चिंतित है, इन स्थितियों में हम डॉक्टर राजपूत से का जो अनुभव है उसको आप तक साझा कर रहे हैं। राजपूत जी, आपका क्या मानना तीसरी लहर को लेकर? तीसरी लहर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आएगी, लेकिन तीसरी लहर को ऐसा कि पूरे जैसे हिंदुस्तान में दूसरी लहर एक साथ आई थी और पूरा हिंदुस्तान परेशान हुआ था, उस तरीके से एक बड़ी तीसरी लहर आने की संभावना ना के बराबर है। यदि तीसरी लहर का आना भी हुआ तो वो पहली लहर जैसी ही होगी, दूसरी लहर जैसी खतरनाक और उतना ज़्यादा बड़ा रूप नहीं होगा तीसरी लहर का। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक कारण है कि पहली और दूसरी लहर में हिंदुस्तान की जनता बहुत हद तक इन्फेक्ट हो गई है। इन्फेक्टिविटी काफ़ी डीप रूटेड गांव तक भी, कस्बों तक भी इन्फेक्शन गया है। और उसके बाद हमारे यहाँ जिस तरीके से सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है तो इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने बहुत हद तक लोगों को हर्ड इम्यूनिटी में ले आए हैं। यहाँ मेरा आपसे एक सवाल ये है कि कुछ अखबारों में पढ़ा कि वैक्सीनेशन भी असर नहीं कर रहा है कोरोना के तीसरे। नहीं, ये सच्चाई इसमें? ये तो आप देखेंगे, ये जो खबर आई थी उसके तुरंत बाद WHO की जो डायरेक्टर थी स्वामीनाथन जी, उन्होंने दूसरे दिन ही इसकी पुष्टि की थी कि कोरोना वायरस कितना भी म्यूटेट हो जाए वैक्सीनेशन काम करेगी। ये उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी, क्योंकि वैक्सीन जो बना है वो स्पाइक प्रोटीन पे बना है ना। स्पाइक प्रोटीन एक वायरस के ऊपर का एक ऐसा प्रोटीन है जो अटैच होता है सेल से, और उस स्पाइक प्रोटीन के अटैच होने से वायरस सेल के अंदर घुसता है। तो हमारा जो एंटीबॉडी वो स्पाइक प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करता है, एक तरीके से गम का काम करता है, स्पाइक प्रोटीन पे गम बना देता है जिससे कि वो अटैच ही नहीं हो पाता और वो सेलुलर एंट्री नहीं हो पाती उसकी, और सेलुलर एंट्री नहीं हो पाती तो रेप्लिकेशन नहीं होता, और जिसके कारण पेशेंट बिगड़ता नहीं है। तो वो स्पाइक प्रोटीन, ये माने कि वैक्सीन तो चाहे कितना भी म्यूटेशन हो, वैक्सीन तो काम करेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि लोग बड़े दिग्भ्रमित थे कि वैक्सीन भी काम नहीं कर रही। नहीं, वैक्सीन तो काम करेगी। अच्छा, तीसरा ये पूछना चाह रहे थे, बच्चों को लेकर भारी चर्चा है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन पर प्रभाव पड़ सकता है, तो इसमें क्या माने अपन? बच्चों की इम्यूनिटी तो वैसे ज़्यादा रहती है। भैया, आप देखें कि क्या पहली और दूसरी दौर में ऐसा था क्या कि वायरस ने ऐसा सोच रखा था कि बच्चों को इन्फेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ बड़ों को करेगा? वायरस का कोई ऐसा दिमाग था क्या कि वो बच्चों पे अटैक नहीं करेगा? वो तो बराबर पॉपुलेशन पे अटैक करता है। पर आपने पहली और दूसरी दौर में कभी किसी ऐसा सुना, इतना ज़्यादा पूरा हिंदुस्तान परेशान हुआ कि आपने सुना कि कोई पीडियाट्रिक हॉस्पिटल भर गया बच्चों से? कोई पीडियाट्रिक हॉस्पिटल या चिल्ड्रन हॉस्पिटल पूरा बच्चों से भर गया? तो उस समय क्यों बीमार नहीं पड़े जब सारे लोग बीमार पड़ रहे थे? इसका मतलब क्या है कि बच्चे नेचुरली उस वायरस को ठीक से झेल जाते हैं, नेचुरली उस वायरस पे इम्यून है। तो अभी भी बच्चों में कोई ऐसा बड़ा म्यूटेशन थोड़े ना हो जाएगा कि बड़ों को बीमार नहीं करेगा, सिर्फ बच्चों को करेगा। वो तो उसी तरीके से काम करेगा ना जैसे वो करता चला आ रहा है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई एक्स्ट्रा खतरा है, कुछ ऐसा है। बच्चे वैसे भी उस वायरस को लेके थोड़ा सा वायरस के साथ टफ हैं, उस वायरस के साथ, और नेचुरली इम्यून जैसे हैं।
उसके बहुत कारण है। मतलब यदि आप साइंटिफिकली बात करो तो जो एस रिसेप्टर है वही सेलुलर एंट्री को हेल्प करता है। जो स्पाइक प्रोटीन है वो एस रिसेप्टर से अटैच होता है, उसके कारण उससे ही सेलुलर एंट्री होती है वायरस की, और वो जो एस रिसेप्टर होते हैं वो बच्चों में कम होते हैं। अच्छा, इसी वैक्सीनेशन को लेके एक सवाल और होता है कि जो 2 बार लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उनका कहना है कि एक टर्म को एक डोज और, क्या उस डोज का नाम भी दे रहे हैं? बूस्टर डोज। बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड होता है। हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहला डोज नहीं लगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज नहीं लगा। हमने 100 करोड़ डोज लगाए हैं। 100 करोड़ डोज में हमारा कुछ परसेंटेज को 2 डोज कंप्लीट हो गए, और ज़्यादा परसेंटेज को हम ये बोलें कि 70% को अभी भी सिंगल डोज ही हो। तो हम पूरी जनता को 2 डोज लगाने के पहले खास कुछ लोगों को, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको बूस्टर लगाना चालू कर दें, तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ये ठीक नहीं। एटलीस्ट सारी पॉपुलेशन 2 डोज तो पूरे हो जाए, उसके बाद हम बूस्टर डोज पे बात करें। यही बात WHO बोल रहा है। WHO कह रहा है कि जो पुअर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज में अभी तक लोगों को सिंगल डोज लगने शुरू नहीं हुए। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज में अभी तक लोगों को सिंगल डोज शुरू नहीं हुए लगने ना। उनके यहाँ की पॉपुलेशन 5% 7% पॉपुलेशन को ही वैक्सीन लग पाई है। तो क्या वो हमारी जवाबदारी पूरा विश्व नहीं है? यदि हमारी जवाबदारी पूरा विश्व है तो हमको देखना चाहिए कि हमारे दूसरे भाइयों को एक डोज भी नहीं लग पा रहा, और हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो लेट बी इक्विटेबल कि सबको 2 डोज एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड में लग जाएं, उसके बाद हम बूस्टर डोज की बात करें। अब इन परिस्थितियों में जो डेंगू आया था, डेंगू में भी लोग बहुत प्रभावित थे, आपने देखा होगा, बहुत मरीज आए। कुछ लोग डेंगू को कोरोना से जोड़ रहे थे। नहीं, डेंगू तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है ना, ये तो मच्छर से ही फैलता है, एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। लेकिन उसमें बहुत शानदार देखने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल में जब हम कोरोना से बहुत जूझ रहे थे उस समय डेंगू नहीं हो रहा था। हाँ, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। हाँ, तो एक तो नेचुरल सिलेक्शन भी होता है कि जो बोलते हैं ना कि प्रकृति एकदम से टूट नहीं पड़ती। जब उसको लगता है कि एक चीज़ से वायरस से जूझ रहे हैं तो वो थोड़ा नेचुरल सिलेक्शन पे रहता है कि वो दूसरी चीज़ को थोड़ा सा कम तो कर ही लेती है। दूसरी चीज़, 2-3 चीज़ें और हुई थी कि हम लोगों ने एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी शुरू की थी। हमारा जो सैनिटाइजेशन और साफ़ सफाई जो है वो हमारे उच्च स्तर पर आई थी पूरे हिंदुस्तान में। इससे पहले लोग बोलते बोलते अस्पतालों में बोलते बोलते भूल गए थे कि साहब हर चीज़ के पहले हाथ धोना है, लेकिन कोरोना ने पूरे दुनिया को हाथ धोना सिखा दिया। पूरी दुनिया को कोरोना ने तो कोरोना की कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई हैं। इस सब चीज़ों के चलते उन 2 सालों में हम डेंगू से काफ़ी हद तक बचे, लेकिन इस साल डेंगू ने काफ़ी परेशान किया, ऑलमोस्ट पूरे उत्तर भारत को परेशान किया। और ठीक है, अभी तो डेंगू भी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन हमको इन सब चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि शायद यदि हम उस तरीके से साफ़ सफाई रखें अपने घर के आसपास तो डेंगू भी ना फैले। अब आपका क्या मानना है, जैसे अभी कल परसों बहुत जबलपुर में चिंतित हो गया शहर अपना कि तीसरा जो कोरोना का नया वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका की मिलिट्री, ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसका वो है, मतलब उसमें जेनेटिकल जो उन्होंने वो की है उस पर रिसर्च की, उस पर ऐसा है कि 32 न्यू म्यूटेशंस हैं उस वायरस में। इट्स अ न्यू टाइप ऑफ वेरिएंट, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना कोई कितने दावे से कह सकता है कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इतना है कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होने का कारण यह है कि उसके पास स्पाइक प्रोटीन की संख्या ज़्यादा है। तो स्पाइक प्रोटीन की संख्या ज़्यादा है तो हमारे रिसेप्टर्स पे जल्दी अटैच करता है, और जल्दी अटैच करता है तो जल्दी सेल्यूलर एंट्री होती है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी। और एक बार जिसको कोविड वायरस हो गया है उसके अंदर एक इनेट इम्यूनिटी आ गई है, और वैक्सीनेशन हर वेरिएंट पे काम करेगी। बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो आप बता रहे हैं ये बहुत मस्ट है। हाँ, और अभी भी आपका वो बात जो आप समय जब कोरोना पीक पर था तो आप लोगों से आग्रह करते थे SMS को ध्यान रखें। हाँ, वो तो मतलब अभी तक कोविड गया नहीं है, अभी भी हमने कोविड को पार नहीं पाया है, तो हम इस चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखें। सैनिटाइजेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग। SMS जो आप बोल रहे हैं, सैनिटाइजेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, इन 3 चीज़ों से ही हम कोरोना को जीत सकते हैं।
और उसके चलते हम और लोगों को बचा सकते हैं। ऐसा कभी दिन आएगा जब कोरोना से बिल्कुल निश्चिंत हिंदुस्तान दुनिया रहेगी? भैया वो एक कहावत है ना कि अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते हैं तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते हैं। और कुछ तो इस चीज़ को भी हम पार जरूर पाएंगे कि ये वाला जो एपिसोड है ये एक ना एक दिन ख़त्म होगा और हम लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वापस लोगों को गले लगा पाएंगे। जो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते दिलों की दूरियां भी आई हैं, उन दिलों की दूरियों को वापस पाट पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। और कुछ ऐसी जानकारी जो मैं आपसे पूछ ना पाया हूँ और आप जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि भैया अपन समय समय पे सारी जनता से जिस तरीके से आप जुड़ते हैं और जिस तरीके से आप चर्चा करते हैं, समय समय पे आप सारी जानकारी जनता तक पहुंचा पाते हैं। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये थे डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत, जिनको अब पूरा जबलपुर जानता है और उन्होंने कोरोना में जिस ढंग से अपनी समर्पण भावना और अपना ज्ञान लोगों को इलाज के दौरान दिया, वह तारीफ़ काबिल है। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर राजपूत जी समय समय पर यश भारत में अपनी जानकारी बताते हैं, जिससे जनता राहत की सांस ले। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला।